Hello, friends. Welcome once again to my channel English Prose and Verse. Today we are going to discuss 10th standard first flight poem, that is The Trees, written by Adrian Rich. Let us understand something about the poet. Adrienne Rich was an American poet. She was an essayist as well as feminist. Feminist is a kind of a poet or a writer who writes widely on the liberation of women or justice to women. महिला मतलब महिलाओं की मुक्ति के बारे में, महिलाओं के साथ में जस्टिस करने के बारे में, महिलाओं का वुमन एम्पावरमेंट के बारे में उन्होंने ज़्यादातर लिखा है. इसलिए शी वॉज द वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी. अगर आपने 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी में एक पोएम शायद अगर आपने पढ़ी होगी तो पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर. It is also written by Adrienne Rich, and it was also about the liberation of women in the male-dominated society. ज़्यादातर उन्होंने women liberation के बारे में लिखा है. अभी अगर अपन इस पोएम की बात करें, जब अपन स्टार्टिंग में शुरुआत इस पोएम की जब अपन करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि ये जो पोएम है ट्रीज के बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में है. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है. अगर अपन दूसरे पहलू की बात करें, अनदर कंटेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ट्रीज को एक तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है वुमेन के साथ में, महिलाओं के साथ में, और फॉरेस्ट को सिंबलाइज किया गया है आउटर वर्ल्ड के बारे में. एक तरह से आज की तारीख में जैसे वुमेन को घरों में कन्फाइन करके रखा है, उनको फ्रीडम नहीं है, घरों में एक तरह से वो कैद है, जबकि वो फ्रीडम चाहती है, बाहर जाना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी तैयार करना चाहती है, खुद की एक पहचान बनाना चाहती है. तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अक्सर होता है. तो यहाँ पे वो भी एक दूसरा कंटेक्स्ट है, लेकिन हम इसको एज अ एनवायरनमेंट, एज अ ट्रीज और एज अ फॉरेस्ट ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. लेकिन हाँ, उसमें वुमेन और उनका लिबरेशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. सो एज फार एज 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न, वी विल टॉक अबाउट द नेचर एंड एनवायरनमेंट. तो अगर अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड की अगर अपन बात करें तो पोइट शुरुआत करती है, नाइट की बात हो रही है, एंड द फॉरेस्ट इज एम्प्टी. मतलब फॉरेस्ट जो है, पूरा जो जंगल है, एक तरह से पूरा एम्प्टी हो गया है. मतलब इट बिकेम ट्रीलेस. मतलब फॉरेस्ट में, जंगल में कोई पेड़ शेष नहीं बचा है. आगे वो मेंशन करती है कि देयर इज नो प्लेस फॉर द बर्ड्स टू सीट. पक्षियों को बैठने की जगह नहीं है, इंसेक्ट्स को छुपने की जगह नहीं है. देयर इज नो प्लेस फॉर द इंसेक्ट टू हाइड, यानी कि कीड़े वगैरह जो होते हैं पेड़ पत्तियों के नीचे छुपते हैं. पक्षी अपना अलग अलग ब्रांचेस पे बैठते, तो उनको जगह नहीं है क्योंकि पेड़ ही नहीं है. द फॉरेस्ट इज कम्प्लीटली एम्प्टी, मतलब इट इज़ विदाउट दी ट्रीज. यहाँ तक कि आगे बोला गया है कि सन इज नॉट एबल टू कूल डाउन इन द शैडो ऑफ द ट्री. यानी कि जो सूरज है, जो तपता सूरज है, वो भी अपने आप को थोड़ा बहुत ठंडा नहीं कर पाता क्योंकि उसको कोई पेड़ की छाया ही नहीं मिलती. लेकिन साथ में वो बोलती है, बट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग इट विल बी फुल ऑफ ट्रीज. यानी कि अगली सुबह तक पूरा जो, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग है, यानी कि एक आशावादी ख्याल है, विचार है कि अगली सुबह तक पूरा जो जंगल है वो पेड़ों से भर जाएगा. अब वो ऐसा क्यों कहती है, वो सेकंड स्टैंडर्ड में अपने को समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा. तो नाइट का समय है, नाइट की बात वो करती है. तो मतलब अब यहाँ पे ये समझना होगा कि आज का जो इंसान है, मतलब यहाँ पे सिंबल क्या है, या एक मॉरल क्या बताने की कोशिश की गई है कि आजकल लोगों ने जंगलों को काट काट के पेड़ों को अपने घरों में कैद कर दिया है एज ए पार्ट ऑफ ए डेकोरेशन. मतलब ट्रीज एंड द प्लांट्स बिकेम ए डेकोरेशन पार्ट ऑफ करके अपन उसको जंगलों से ला के अपने घरों को सजा रहे हैं. जबकि
उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो प्राकृतिक निवास स्थान है, वो कहाँ है? जंगल। तो एक तरह से जो पेड़ है, जो घरों में कैद हो गए हैं, वो एक तरह से रिबेल कर रहे हैं, यानी कि बगावत कर रहे हैं और अपने नेचुरल हैबिटेट या अपना जो प्राकृतिक नेचुरल उनका जो निवास स्थान है, जो कि जंगल है, वहाँ पे वो जाने की मूवमेंट कर रहे हैं। तो सेकंड स्टैंजा में यही बात उन्होंने बताई है। सेकंड स्टैंजा में वो आगे कहती है कि जो पेड़ है घर के अंदर है, उसके जो रूट्स है, बने उसकी जो जड़ें है, वो जड़ें क्या कर रही है? जो घर के बाहर अपना वरांडा होता है, वरांडा में उसके जो फ्लोर के जो क्रैक्स होते हैं, वो क्रैक में से जड़ें अपना रास्ता तलाश कर रही है। मतलब द रूट्स आर trying to struggle and trying to make the way through the cracks of the veranda floor, यानी कि वरांडा फ्लोर्स में जो छोटी छोटी क्रैक्स आते हैं, उनमें से वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे और बाहर जाना चाहते हैं। साथ में भाई जैसे जड़ों की बात हो गई, तो अपन लीव्स की बात करें। लीव्स भी जो है जो घरों की जो विंडो है, जिसके में एक तरह से कांच लगा होता है, तो वो जो पत्ते हैं, पेड़ों के जो पत्ते हैं, वो ग्लास को एक तरह से ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो जैसे ग्लास तोड़ के बाहर जाने के लिए अपने आप को प्रेशराइज कर रहे हैं। ऊपर ब्रांचेस है जो कि ट्विस्टेड हो गई, मुड़ी तुड़ी ब्रांचेस हो जाती है, ट्विस्टेड ब्रांचेस है, वो भी अपना एक प्रेशर लगा रही है, वो भी अपना एक एफर्ट्स लगा रही है ताकि वो रूप से बाहर चले जाए। मतलब यहाँ पे ये बताने की कोशिश करिए कि पेड़ का हर एक पार्ट, वेदर इट इज अ रूट, वेदर इट इज अ लीव्स, वेदर इट इज अ ब्रांचेस, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज स्ट्रगलिंग टू गो आउटसाइड टू इट्स नेचुरल हैबिटेट, एंड दैट इज अ फॉरेस्ट ऑफ कोर्स। कि मतलब अपने प्राकृतिक निवास स्थान में जाने के लिए पेड़ का हर एक पार्ट जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। अब यहाँ पे स्ट्रगल क्यों कर रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन है कि जैसे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट होता है, बहुत दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहता है, ट्रीटमेंट के कारण वो एक तरह से वो कैद रहता है, बीमार है तो वो कैद हो जाता है, और जब उसकी छुट्टी होती है, न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, वो कैसे बन जाते हैं? हाफ डेज्ड, यानी कि उनके अंदर वो ताकत नहीं रहती, वो कैसे लड़खड़ाते चलते, लेकिन साथ में उनके अंदर एक्साइटमेंट भी है, एक उत्सुकता भी है, क्यूरियोसिटी भी है, हैप्पीनेस भी है, क्योंकि वो अपने घर जा रहे हैं। इसी तरीके से लेकिन कमजोर भी हो गए, क्योंकि बहुत दिनों से उनको एक तरह से ऐसे वातावरण में कैद करके रखा था जो कि उनका एक्चुअल हैबिटेट नहीं था। इन द सेम मैनर ट्रीज आर आल्सो स्ट्रगलिंग टू गो आउट टू द नेचुरल हैबिटेट। इसलिए वो लेकिन घरों में कैद होने के कारण, एज दे आर कन्फाइंड इन टू द होम्स, दे बिकेम वीक एंड देयरफॉर दे आर स्ट्रगलिंग टू गो आउटसाइड। अब थर्ड स्टैंजा में बात अपन करते। थर्ड स्टैंजा में जब आते हैं तो पोएट जो है अपने कमरे में बैठी है, एंड एज शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ पोएट, वो अपना कुछ लिख रही है, और ये जो सारी जो मूवमेंट है उसको वो एक तरह से न्यूट्रल तरीके से वॉच कर रही है, ना उसको रोक रही है ना सपोर्ट कर रही है, मतलब एक तरह से साइलेंटली वॉच कर रही है। यहाँ पे वो जिक्र करती है, यहाँ पे ट्रीज बाहर जा रहे ऐसा जिक्र वो नहीं करती। यहाँ पे उन्होंने ट्रीज को फॉरेस्ट का नाम दिया है, यानी कि द होल फॉरेस्ट इज मूविंग आउट। मतलब एक तरह से एक अकेले पेड़ की मूवमेंट नहीं है, पूरा जंगल की मूवमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने ये इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि एक तरह से ये महिलाओं की भी मूवमेंट है, वुमेन मूवमेंट है, वो भी बाहर जाना चाहती है, घरों से बाहर जाना चाहती है और अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती है अपना हक पाने के लिए। तो उस हिसाब से उन्होंने फॉरेस्ट शब्द का जिक्र किया है, और साथ में एक तरह से फॉरेस्ट कहने से एक मूवमेंट बन जाती है, यानी संगठित एक अभियान हो जाता है ये सारी पेड़ों का। तो इसलिए ट्रीज के बदले में उन्होंने फॉरेस्ट दिया है। अब साथ में जो रात है, ये रात का समय है, रात का जिक्र क्या किया है? द नाइट इज फ्रेश, यानी जो वो रात है एकदम फ्रेश है, यानी नाइट फ्रेश मतलब एकदम ताजी नाइट है, मतलब अच्छा खुशनुमा वातावरण है। द मून इज शाइनिंग, है ना, चांद भी एकदम, है ना, जो मून है वो भी एकदम से शाइन कर रहा है। स्काई इज ओपन, यानी कि द आउटर एटमॉस्फेयर इज प्लेजेंट, यानी बड़ा अच्छा वातावरण है। वो अच्छा वातावरण इसलिए वो मेंशन कर रही है ताकि आउटर एनवायरनमेंट इज ट्राइंग टू और हैप्पी टू ग्रीट
यानी कि एक तरह से वो वेलकम कर रही है कि जो ट्रीज घर से बाहर आना चाह रहे कि भाई हाँ आइए, आपका स्वागत है। हम सारे जो नेचुरल जो एंटिटीज़ है, नेचुरल अस्तित्व की जितनी भी सारी चीज़ें उनको वो वेलकम कर रही, इसलिए द नाइट इज़ फ्रेश, द मून इज शाइनिंग, द स्काई इज ओपन, इस तरीके से उन्होंने उसका वातावरण को क्रिएट किया है। अब अगर अपन फाइनल स्टांजा की जब बात करेंगे तो फाइनल स्टांजा में वो ये बोल रही है कि माई हेड या हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर, यानी कि हर हेड इज फुल ऑफ विस्पर बट इट वुड बी साइलेंट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि अब यहाँ पे उन्होंने विस्पर, या विस्पर मतलब होता है कि मन के अंदर कुछ बुदबुदाना या कुछ कहना, मतलब शी इज इन अ डिलेमा, शी इज इन अ कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या है उसको, कि ये जो सब हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रही है, वेदर इट इज राइट, वेदर इट इज रॉन्ग, एंड सेड एट द सेम टाइम शी बिलीव्स दैट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वुड बी साइलेंट। व्हाट वुड बी साइलेंट? माई कन्फ्यूजन वुड बी साइलेंट, माई डिलेमा वुड बी साइलेंट, मतलब मेरा जो अभी रात में जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरह से मिट जाएगा, मेरे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि वो जानती है कि ये जो मोमेंट हो रहा है एक तरह से वो सही है। ट्रीज ने घरों में कैद नहीं रहना चाहिए, उन्होंने अपने नेचुरल हैबिटेट में जाना ही चाहिए। और साथ में जैसा अपन ने पहले जिक्र किया, ट्रीज को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है वुमेन के साथ में, और फॉरेस्ट को सिंबलाइज किया है आउटर वर्ल्ड के साथ में। मतलब शी इज हैप्पी दैट द ट्रीज आर गोइंग टू देयर नेचुरल प्लेसेस। अब यहाँ पे लास्ट स्टांजा में और एक उन्होंने जिक्र किया है, मून तो शाइनिंग अपन ने थर्ड स्टांजा में बात कर ली। तो फाइनली क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं वो इतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं क्योंकि दे आर ईगर टू गो आउटसाइड टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो पूरा प्रेशर लगा के वो जो ग्लास होता है घर की विंडो के ऊपर जो कांच लगा होता है उसको बिल्कुल तोड़ देते। अब यहाँ पे ग्लास ब्रेक हुआ और पत्ते बाहर निकल गए। उसी समय उन्होंने जिक्र किया, बड़ा सुंदर सा वर्णन किया उन्होंने कि द शाइनिंग मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, यानी कि जो चांद है उसके भी बहुत सारे टुकड़े हो गए जैसे कि कांच के टुकड़े होते। और जब कांच का, आपको पता है कि जैसे कांच टूटता है तो उसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं और हर एक में अपन उसका रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब भी देखते। तो यहाँ पे मून ने अपने आप को एक तरह से ब्रेक कर दिया, अपने आप को तोड़ दिया। ये क्यों तोड़ा है? जैसे कि वो जो ट्रीज घर के बाहर आ रहे और उसमें जो सबसे द टॉलेस्ट ओक, यानी कि सबसे जो ऊंचा पेड़ है उसको एक तरह से वो क्राउनिंग करेंगे, यानी कि उसके ऊपर मून अपना कुछ हिस्सा, अपने पार्ट का कुछ हिस्सा उसको एज अ ताज, जैसा मुकुट या ताज पहनाते ना, राजाओं को ताज पहनाते, उस तरीके से उस पेड़ को वो ताज पहनाएगा एज अ, ये कैसा मतलब, एज अ मार्क ऑफ वेलकम और एज अ मार्क ऑफ सक्सेसफुल मोमेंट। भाई आइए, आपका स्वागत है और हम आपको एक तरह से ये ताज पहनाए वापस। ये एक तरह से वो जो वुमेन लिबरेशन का जो मोमेंट है वो भी एक तरह से सक्सेसफुल हो गया। मतलब फाइनली उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक वे में उसको एंड किया है कि भाई ट्रीज अपने नेचुरल हैबिटेट में आए तो बाहर की जो सारा जो एनवायरनमेंट है उनका स्वागत कर रहा है। और मून जो है, जो टॉलेस्ट ओक है, सबसे ऊंचा पेड़ है, यानी कि सबसे पहले आया है, जो सबसे शक्तिशाली ट्री है जिसने ये पहल की है, इसलिए द टॉलेस्ट ओक को भी मैं मेरी तरफ से ताज पहनाता हूँ कि यू आर वेलकम। और इट इज लाइक ए मार्क ऑफ ए सक्सेसफुल मोमेंट ऑफ द ट्रीज दैट लिबरेटेड फ्रॉम द कन्फाइंड होम टू द नेचुरल एनवायरमेंट ऑफ द फॉरेस्ट विच इज देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत ही सुंदर सी कविता है। खैर मैंने जैसे पहले जिक्र किया 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अपन ने उसको वुमेन या आउटर कंट्री वाला जो कंटेस्ट है वो अगर आप ना करें लेकिन थोड़ा बहुत मेंशन आप कर सकते क्योंकि उसके अंदर वो कंटेक्स्ट दिया है। बट if you strictly write towards the environment, trees and forest, then I think it would be fine. मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक आध लाइन आप उसका जिक्र कर सकते हो कि वो उसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किसके साथ में किया गया। I hope you understood the poem. It's a very beautiful and very touching poem of Adrienne Rich.
इसके सारे जो डिटेल क्वेश्चन आंसर है, समरी है, ग्लोसरी है, आपको सबको पता है कि आई एम ए ब्लॉगर ऑल्सो। मैं ब्लॉग में सारे क्वेश्चन आंसर अपनी ओन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, और अगर आप उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे लगेंगे, आपकी समझ में आएंगे। एकदम सिंपल शब्दों में सारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई विल पुट माई ब्लॉग लिंक of the poem into description box as well as in the comment box. Also, you can avail that facility. I hope you understood the poem very well. Thank you very much for watching my video, and I do believe that you will definitely like, share, and subscribe my channel. And my name of my channel is English Prose and Verse. Thank you very much. Have a nice time. Good day. Thank you.